नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 2/1/2021 और स्वागत है आपका अपने करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का एक पॉजिटिव थॉट के साथ। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। अक्सर बड़ा बनना कोई गलत बात नहीं है, बड़ा सबको बनना चाहिए। आज हम पढ़ भी रहे हैं, करंट अफेयर भी कर रहे हैं, कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन उस दौर पे हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिसने हमें बड़ा किया है उससे कैसे व्यवहार करना है। क्या हम याद रखते हैं आजकल? नहीं। आप नोटिस कीजिएगा, हम जब भी बात करते हैं अपने बड़ों से, अपने मम्मी से, पापा से, तो हमारी बातों का जो पहले लहजा हुआ करता था वो आजकल नहीं है। और ये बहुत ही बुरा लगता है उन्हें, और उन्होंने ही हमें बड़ा किया है। लेकिन हम थोड़ा कभी कभी पढ़ लेने के बाद या फिर अपने आप को कुछ ज़्यादा महसूस कर लेते कि हमने बहुत कुछ पा लिया है और उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन अगर उन्हें कुछ नहीं आता तो क्या हमें इतना कुछ आता? सोचिएगा ज़रूर। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, किसे अपॉइंट किया गया है? मोजाम्बिक ये एक देश है, इसका नेक्स्ट हाई कमिश्नर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है संजय राणा, अंकन बैनर्जी, राज मेहरोत्रा, पंकज मिश्रा। तो इसका सही जवाब है अंकन बैनर्जी। जी हाँ, अंकन बैनर्जी को नया हाई कमिश्नर बनाया गया है मोजाम्बिक देश का। साथ ही साथ संजय राणा जो पहला ऑप्शन है, इन्हें बनाया गया है बुल्गारिया। ये एक यूरोप में देश है। बुल्गारिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है संजय राणा को। याद रखिएगा, मोजाम्बिक के लिए अंकन बैनर्जी और बुल्गारिया के लिए संजय राणा। यहाँ आप मैप में दोनों देशों को देख सकते हैं। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुतो। नीचे आप नोटिस कर सकते हैं, मापुतो है इसकी राजधानी, और ये है अफ्रीका में। और यहाँ आप देख सकते हैं बुल्गारिया को नेक्स्ट इमेज में। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, यहाँ मैंने मार्क कर दिया सोफिया। और यहाँ पे बाल्कन की पहाड़ियाँ भी गुजरती हैं, और ये है यूरोप में और ब्लैक सी से सटा हुआ देश है। याद रखिएगा, मोजाम्बिक का कैपिटल है मापुतो और बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया। जिस भी देश के बारे में न्यूज़ में आ जाता है उसकी राजधानी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किससे चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया है राम मंदिर निर्माण में? राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और अभी ये न्यूज़ में फिर से क्यों आया? क्योंकि इसकी जो आधारशिला रखी जानी है, यानी कि जो फाउंडेशन रखा जाना है, वो 12 मीटर नीचे तक रखा जाएगा, और इसकी डेट फाइनलाइज हो गई है। तो इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है? सही जवाब है बी, आशीष सोमपुरा। आशीष सोमपुरा है राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट। यहाँ आप भव्य राम मंदिर की तस्वीर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 80 रेजिंग डे किसका सेलिब्रेट किया गया है? 80 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का एक अंग। तो ये कौन सा अंग है जिसको 80 साल हो चुके हैं? अब यहाँ पे आखिर में जब इंग्लिश में लिखा जाता है कॉर्प, हम क्या पढ़ेंगे? इसे कॉर्प्स, है ना? लेकिन इसे कॉर्प्स नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ते हैं हम कोर। याद रखिएगा, इसे पढ़ते हैं हम कोर, लेकिन लिखा जाता है कॉर्प्स, खेती वाले कॉर्प्स की तरह। याद रखिएगा, हमें इसे हमेशा कोर बोलना है। आर्मी एविएशन कोर, आर्मी सिग्नल कोर, आर्मी डेंटल कोर। तो इसका सही जवाब है आर्मी डेंटल कोर। आर्मी डेंटल कोर अपना 80वां स्थापना दिवस मना रहा है, और ये 1941 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जहां पे 1 साल की इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर दी गई है? ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है, और मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप पहचान जाएंगे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, जवाब है म्यांमार। म्यांमार में 1 साल का आपातकाल लगा दिया गया है। आंग सान सू की जो इलेक्शन जीती थी, लेकिन इन पे आर्मी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन रिग्ड था, मतलब इलेक्शन में धांधलीबाजी हुई थी। तो इसीलिए
चुनाव कराने के बाद जो नतीजे आए हैं उसको मानने से आर्मी ने वहाँ की इनकार कर दिया। और यहाँ आप जनरल को देख सकते हैं, जनरल ने सत्ता ले लिया अपने हाथ में और आंग सान सुकी और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? ने पी दाओ, याद रखिएगा, ने पी दाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पथारू घाट इंसिडेंट ये कौन से स्टेट से रिलेट करता है? ये जल्दी में न्यूज़ में था और ये एक ऐसी जगह का इंसिडेंट है जहां की न्यूज़ अक्सर दब जाती है। पथारू घाट दोस्तों, जालियनवाला बाग आपने सुना होगा। जालियनवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। पथारू घाट इंसिडेंट इससे 25 साल पहले हुआ था और पथारू घाट में भी नरसंहार हुआ था बिना निहत्थे लोगों के ऊपर। निहत्थे लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि ज़मीन पे लगान बढ़ा दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वहाँ के जो किसान थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जनवरी 28 1894 में निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी और 100 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई थी। इस इंसिडेंट के बारे में हमने बहुत ही कम सुना होगा क्योंकि बुक्स में भी हमारे कवर नहीं किया गया, लेकिन पथारू घाट में अभी एक मेमोरियल बना है और ये न्यूज़ में भी आया है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके इतिहास, हिस्ट्री के पर्पज़ से भी। पथारू घाट इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? असम में। यहाँ आप असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को देख सकते हैं। नमस्कार और नमन करते हुए उन वीर शहीदों का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मतलब क्या? ये आवासीय स्कूल है जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में जो बच्चे जा नहीं पाते हैं उन्हें अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए इस मॉडल को लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। और कौन इसे संचालित करता है? किसके द्वारा ये चलाया जाता है? ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। और हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। यहाँ आप एक स्कूल को देख सकते हैं जो है रांची, झारखंड में, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से एज ग्रुप को अभी जल्दी रिलीफ मिला है इनकम टैक्स से? जो हमें कर देना पड़ता है उससे रिलीफ मिला है। किस एज ग्रुप को? इस एज ग्रुप को क्यों रिलीफ मिला है? क्योंकि ये सिर्फ पेंशन के ऊपर आश्रित है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो टैक्स भरने लायक अमाउंट को पार कर जाए। तो 75 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें टैक्स नहीं देना है अगर वो सिर्फ पेंशन पर आश्रित हैं। कल इनकम टैक्स ही नहीं, बाकी सारे जितने भी चेंजेस हुए हैं बजट से रिलेटेड उसे हम कवर करेंगे। आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये कवर करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए उससे हम बजट से निचोड़ के आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको बजट समझने में भी बहुत आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने लॉन्च किया है सेकेंड प्रोडक्शन लाइन, दूसरा प्रोडक्शन यूनिट हॉल का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हमारे यहाँ पे जितने भी विमान, फाइटर एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो हॉल के द्वारा ही बनाया जाता है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी। तो सही ऑप्शन है सी, राजनाथ सिंह। और ये 16 एयरक्राफ्ट हर साल बनाने की क्षमता रखता है। बेंगलोर में इसे स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किन्होंने अभी जल्दी टुक ओवर किया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? हमारे चीफ कौन है आर्मी के? एम नरावने। हमारे चीफ कौन है? एम नरावने। और डिफेंस स्टाफ के चीफ कौन है? वो है रावत, CDS रावत, सॉरी बिपिन रावत। ओके, CDS उनका टैग है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। और हमारे आर्मी का चीफ कौन है?
मनोज मुकुंद नरावने, वैसे ही अभी लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रकाश मोहंती, इन्हें बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल और ये वाइस चीफ बन गए हैं। अब जब भी मनोज मुकुंद नरावने रिटायर होंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रकाश मोहंती बन जाएंगे आर्मी के चीफ। इस नाम को आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रकाश मोहंती ये बन जाएंगे आर्मी चीफ जब मनोज मुकुंद नरावने रिटायर होते हैं। बढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रकाश मोहंती सर को। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। स्टारडस्ट 1.0 ये क्या है? ये न्यूज़ में था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि स्टारडस्ट 1.0 पहले आंसर आपको बता दूं, ये एक रॉकेट है। ये यूएसए की कंपनी ने लॉन्च किया था, यूएसए से ही। और स्टारडस्ट 1.0 की खासियत क्या है? ये बायोफ्यूल, जी हाँ, बायोफ्यूल से इसे भेजा गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसमें जो सैटेलाइट थी, जैसे जब रॉकेट लॉन्च होती है तो उससे क्या होता है, ईंधन से ही उससे प्रोपेलेंट मिलता है, एनर्जी मिलता है। और आपने देखा है कि कितनी बड़ी आग, एक धमाका जैसा होता है जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो उससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बायोफ्यूल, अगर हम साफ़ सुथरे ईंधन का प्रयोग करें, बायोफ्यूल जो इतना साफ़ होता है कि वो बनता किससे है, वो हमारे जो खेती के सामान होते हैं उन्हीं से बनता है बायोफ्यूल। और इससे पहला सैटेलाइट भेजा गया है और अभी दूसरी कंपनियां भी इसके प्रयास में है। और इससे कॉस्ट भी कम लगता है और एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को भी बहुत कम नुकसान पहुंचता है। तो ये पहला रॉकेट कौन सा था? स्टारडस्ट। ये नाम को आप याद रखेंगे, स्टारडस्ट था पहला बायोफ्यूल से भेजा गया रॉकेट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने किसके साथ लॉन्च किया है स्टार्स प्रोजेक्ट को? अब स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। फिर से बता दे रहा हूँ, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। मतलब जो टीचिंग लर्निंग, टीचर्स की एजुकेशन और उन कैसे स्टूडेंट्स को समझाया जाए और पढ़ाया जाए, उसको लेके ये एक प्रोजेक्ट है। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मदद कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, जी हाँ, विश्व बैंक इस पे आर्थिक रूप से भी मदद कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का स्टार्स प्रोजेक्ट में। बढ़ते हैं आज के सवालों के ऊपर। दोस्तों सवाल आज के भी बहुत अच्छे हैं और सवाल आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक मेजर पोर्शन अच्छे से कवर हो जाता है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF इसका मिल जाएगा और हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं रोज़ क्विज के माध्यम से। रोज़ हम 2 क्विज डिस्कस करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के सवाल है, ये न्यूज़पेपर्स, इन अखबारों को किसने प्रकाशित किया था, पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो 3 अखबार है, इनके प्रकाशक के नाम आपको बताने हैं। मिरातुल अखबार, स्वराज्य, मूक नायक। फिर से बोल रहा हूँ, मिरातुल अखबार, स्वराज्य, मूक नायक। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।